नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं मेवात इलाके में। देश की राष्ट्रीय राजधानी से जुड़े हुए राजस्थान के अलवर लोकसभा क्षेत्र की तस्वीर अगर हम देखते हैं तो एक तरफ बीजेपी के दिग्गज नेता, केंद्रीय मंत्री रहे भूपेंद्र यादव है, वहीं दूसरी तरफ ललित यादव है, युवा है और इस वक्त विधायक जो है वो चुने गए। विधायक को पार्टी ने मैदान में उतारा कांग्रेस ने। युवा नेता, युवा चेहरे के सामने दिग्गज चेहरा भूपेंद्र यादव का है। बालकनाथ यहां से महंत बालकनाथ सांसद थे, उन्हें विधायक बीजेपी ने बनाया और उनका टिकट लोकसभा में काटकर यहां से भूपेंद्र यादव को उम्मीदवार बनाया। इससे पहले वो राज्यसभा के सदस्य थे राजस्थान से ही। भूपेंद्र यादव का राजस्थान से कितना वास्ता है, हरियाणा से आते हैं। लोकसभा क्षेत्र में उनको लेकर चर्चाएं बाहरी और घर वाले की हो रही है। ललित यादव को घरेलू और भूपेंद्र यादव को बाहरी बताया जा रहा है। यादव वोट बैंक बहुत बड़ा निर्णायक है, लेकिन उसके बाद मेवात में अल्पसंख्यक गुर्जर किस तरफ जाएंगे, उससे इस लोकसभा क्षेत्र की तकदीर तय होगी। इस समय जो 8 विधानसभाएं हैं उसमें देखें तो दोनों की बराबर हिस्सेदारी है, बीजेपी और कांग्रेस लगभग। तो अगले 1 घंटे हमारे खास मेहमानों के साथ चर्चा करते हैं कि युवा नेता दरअसल दिग्गज नेता को कितनी चुनौती दे रहे हैं, भूपेंद्र यादव के लिए कितनी संभावनाएं हैं और लोकसभा के मैदान में उनकी इससे पहले संगठनात्मक उनकी क्षमता, पेशे से एडवोकेट, सुप्रीम कोर्ट में और कई बड़े जो मामले रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, उनमें निर्णायक भूमिका निभाने का ही उन्हें अवार्ड बीजेपी से मिला। राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, देवेंद्र भारद्वाज अलवर से वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार भरतपुर से, राजीव तिवारी जी जयपुर से, जगदीश शर्मा जी जयपुर से, वो खुद भी अलवर से वास्ता रखते हैं, गुलाब बत्रा जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत जगदीश शर्मा जी आज आपसे करना चाहेंगे क्योंकि आपका गृह जिला भी है अलवर। तो आप इस वक्त वहां दिग्गज चेहरा भूपेंद्र यादव का और नौजवान ललित यादव दोनों ताकत लगा रहे हैं। दोनों की ताकत अलग अलग तरह से किस तरह सामने आ रही है वो हम पिछले कई दिनों से अलग अलग लोकसभाओं की जो तस्वीर देख रहे हैं उसमें भी समझ में आती है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीर आपको नजर आ रही है वो क्या कहती है? सभी को नमस्कार। मेरी आवाज मिल रही है? जी जी नमस्कार। अच्छा, अलवर जो है राजस्थान में जरा टिपिकल किस्म की सीट है। ईस्टर्न राजस्थान में बेसिकली सारी सीटें अपने आप में सब टिपिकल है। किसी का क्या करेक्टर है, किसी का क्या करेक्टर है, ये सब अलग अलग मिलेंगे आपको। चाहे कल अपन ने डिस्कस किया था करौली धौलपुर की सीट को, अब आप भरतपुर की सीट ले लीजिए, दौसा सीट ले लीजिए, ये सारी सीटें एक से एक लाजवाब है। यहाँ की सबकी पॉलिटिक्स अलग अलग है, लेकिन कुछ फैक्टर हैं जो एक साथ भी जुड़ते हैं। जैसे गुजर वोट इन सारी गुजरों का जो ये एरिया है, पूरा ईस्टर्न राजस्थान ये गुजरों का एरिया है। नीना तो आपको झालावाड़ में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश में भी मिलेगा इवन, लेकिन गुजर जो है वो सीमित है यहाँ राजस्थान में, अपने इसी बेल्ट में बस केवल। तो गुजर वोट जो है, लेकिन यहाँ किसी सीट पर वो निर्धारण करने वाला नहीं है, जीत हार में कोई रोल प्ले नहीं करता है। अलवर सीट बेसिकली पहचानी जाती है 3 फैक्टरों से। पहला तो वहां की उपस्थिति है यादव वोटों की, इसलिए यादव जो है लड़ने के लिए सबसे पहले आगे आता है, क्योंकि बड़ी संख्या में वोटर है, वो मेरे ख्याल में 18-20% के करीब है। उसके बाद आता है ब्राह्मण वोट। ब्राह्मण भी जीते हैं, नवल किशोर शर्मा जी जैसे हस्तियां अलवर से एमपी बनी है। और तीसरा नंबर पर आता है वणिक वोट। वणिक वोट वो जो गुप्ता अग्रवाल ये जितने भी है व्यापारी कह सकते हो आप इनको, जितने भी, वो सारे वोट। तो ये टिपिकल किस्म का इसका करेक्टर है इस सारे इसका। एक चौथा फैक्टर है, वो बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है, वो है मेव, जो अब ऑर्गेनाइज हो गया है वहां पर। पहले ऑर्गेनाइज नहीं था, इसलिए कहीं भी वोट डालता था जहां भी उसको पता चलता था, ज्यादातर कांग्रेस को, क्योंकि पहले पॉपुलरिटी कांग्रेस की थी।
तो लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब मेव भी जो है भाव तोल करता है अपने वोटों के लिए कि आगे किसको दिया जाएगा, या हमारे रामगढ़ से जो है वो मेव जीते हुए हैं इस समय। रामगढ़ के जो एमएलए हैं वो मेव हैं। तो इस तरीके से इसका, लेकिन ये सीट जो है इसमें मेरी, आप पुराना इतिहास निकालेंगे तो सबसे ज्यादा ज्यादा टाइम इसमें यादव जीता हुआ मिलेगा आपको। यादव उम्मीदवार ही सबसे ज्यादा जीते हुए हैं। तो कांग्रेस से क्लेम किया था डॉक्टर साहब ने, डॉक्टर यादव ने, करण सिंह यादव, तो लेकिन उनको टिकट मिला नहीं और टिकट दे दिया संदीप यादव को, ललित यादव को। तो डॉक्टर साहब ने विद्रोह कर दिया वहां पर, और विद्रोह करके कांग्रेस पार्टी छोड़ी और भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लिया। वहां क्या है कि तिलक वाला यादव कौन है? तिलक वाला यादव जिसको कि वहां पर सबका सम्मान प्राप्त हो, ऐसा यादव जिसका कि सम्मान सोसाइटी में यादवों के बीच में बहुत ही मान्य हो और सबकी आस्था जिसके प्रति बनती है। तो डॉक्टर करण सिंह यादव जो है ऐसे ही यादव बंधु है। हालांकि मैंने उनको कभी जो है ना यादव के तौर पे बिहेव करते हुए देखा नहीं। वो तो एक सामान्य डॉक्टर है या पॉलिटिशियन, कभी यादव भी रहे हैं वो। मेरा उनसे खूब साबका पड़ा है, एज ए डॉक्टर भी और एज ए पॉलिटिशियन भी, दोनों तरीके से। तो यादव जो है वो एक मुश्त वोट डालता है। इस बार वोट ये देखने का है कि कौन सा यादव तिलकधारी यादव की श्रेणी में आता है। इन दोनों जो लड़ रहे हैं, दोनों यादव, तो इनमें कौन जो है यादवों के ज्यादा वोट खींचता है, वो ही महत्वपूर्ण होगा। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण होगा कि वो यादवों के वोट के साथ साथ, मान लो बीजेपी का कैंडिडेट है तो उसको नेचुरली ब्राह्मण और वणिक वर्ग के वोट ज्यादा मिलेंगे निश्चित तौर पर। तो ये तो मानकर ही जैसे चलना चाहिए। जगदीश जी, जैसे नागौर में, सीकर में, बाड़मेर में ये तय होना है कि बड़ा जाट कौन है, तिलकधारी जाट कौन है, तय करने वाला निर्णायक बड़ा चेहरा किसको बनाना है, सत्ता किसके साथ जानी है, जाट किसके साथ जाना है। उसी तरह से यहाँ पर ये है कि यादव किसके साथ जाएगा। तो गुलाब बत्रा जी, जी हाँ। अब तक की अलवर की राजनीति को देखते हुए और यादव समाज जो है उनका भूपेंद्र यादव और ललित यादव के प्रति जो रुझान इस वक्त दिख रहा है, वो क्या बता रहा है आपको? देखिए मीना जी, अलवर अलवर का जो इधर चुनावी दंगल है वो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के लिए प्रयोगशाला के रूप में मान सकते हैं। पहले बात करें भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव, भूपेंद्र यादव, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में लगभग 100 से अधिक और सांसदों का टिकट काटा है, करीब करीब 117। और जो राज्यसभा के सदस्य थे उनमें कुछ अमित शाह और इन लोगों को छोड़ करके कुछ जयशंकर इनको, बाकी राज्यसभा के सदस्य जिनका कार्यकाल खत्म होने को है उनको लोकसभा के चुनाव में मैदान में उतारा है। वो प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि आगे राज्यसभा में नए चेहरों को लाया जाए और लोकसभा में भी नए चेहरे लाए जाए। तो एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने, एक राज्यसभा के सदस्य जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा था उनको अलवर के मैदान में उतारा गया। उसी तरह से कांग्रेस में जैसे भाई जगदीश जी ने कहा अभी कि उनको इस बार उम्मीदवार नहीं मिल रहे राजस्थान में, इसलिए अभी मुंडावर से जो विधायक हैं ललित यादव, नौजवान चेहरे हैं, करीब 37 साल की उम्र है उनकी, उनको इसलिए उतारा गया है कि ठीक है, क्योंकि डॉक्टर करण सिंह चुनाव लड़ना चाह रहे थे लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया और नए चेहरे के नाम पर, और चूंकि मुंडावर से एमएलए हैं, अगर हार भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, एमएलए तो बरकरार रहेंगे। तो एक नया प्रयोग कांग्रेस पार्टी ने अपने लेवल पर किया। दूसरी बात, अब जहाँ बड़े जाट की बात आती है, ऐसे बड़े यादव की बात आती है, जगदीश जी ने कहा तिलकधारी यादव। मैं 1971 के चुनाव का प्रत्यक्षदर्शी रहा हूँ। समाचार भारती के संवाददाता के रूप में मैंने भरतपुर और अलवर संसदीय क्षेत्र का रिपोर्टिंग की थी संवाददाता के रूप में। उस समय कांग्रेस की ओर से हरिप्रसाद शर्मा और
कैंडिडेट थे और रामानंद अग्रवाल साम्यवादी दल के कैंडिडेट थे। जनसंघ के उम्मीदवार थे सतीश चंद्र शर्मा और पहली बार विशाल हरियाणा पार्टी, हरियाणा के एक बड़े नेता थे महेंद्र सिंह जी, उनकी बहन थी सुमित्रा देवी, ये चारों उस चुनाव मैदान में 1971 की बात है ये। और एंड टाइम पर जाकर के जब ये भारतीय जनता पार्टी को, ये उस समय जनसंघ थी 1971 के चुनाव में, और कोशिश ये रही कि कहीं इनका इस चारों की लड़ाई में जनसंघ वाले नहीं जीत जाए, इसलिए रामानंद अग्रवाल और एंड टाइम पर कांग्रेस प्रत्याशी दोनों के आपस में मिलान हो गया और हरिप्रसाद शर्मा चुनाव जीत गए। हरिप्रसाद शर्मा अगला चुनाव फिर हार गए। तो ये अलवर संसदीय क्षेत्र की जो खास बातें बता रहे थे जगदीश जी, उसमें ये जोड़ना भी है कि यहाँ अदला बदली बहुत रही है, यानी एक चुनाव जीता अगला चुनाव हार गया, दूसरा कैंडिडेट चुनाव अगली बार जीता फिर हार गया। एक संयोग ये भी है कि यहाँ से माँ भी चुनाव जीती और बेटा भी चुनाव जीता, माँ भी चुनाव हारी और बेटा भी चुनाव हारा। मैं बात कर रहा हूँ भगवत जितेंद्र सिंह की और महेंद्र कुमारी जी की। महेंद्र कुमारी जी ने यहाँ 3 चुनाव लड़े थे और पहला चुनाव उन्होंने और 1991 में जीता था बीजेपी कैंडिडेट के रूप में। वह पहला खाता उन्होंने, एक तो पहली महिला प्रत्याशी थी, विजेता प्रत्याशी अलवर से महेंद्र कुमारी जी राज परिवार से, और बीजेपी का उन्होंने पहली बार खाता खोला उस रूप में। हालांकि जनता लहर में और जनता दल और सारे रामजीलाल यादव वगैरह चुनाव जीत चुके थे, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में महेंद्र कुमारी जी ने खाता खोला। और अगली बार 1998 में वो निर्दलीय कैंडिडेट हुई और पराजित हो गई। फिर 1999 में वो बीजेपी के कैंडिडेट से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में पराजित हो गई। इसी तरह उनके पुत्र भगवत जितेंद्र सिंह 2009 में चुनाव जीते और अगली बार चांदनाथ से हार गए और पिछला चुनाव वो बालकनाथ से हार गए। तो कोशिश ये थी कि भाई कायदे से एक, जैसे हारियों को टिकट दिया जा रहा था तो कांग्रेस उनको प्रत्याशी बनाती। एक दावेदार डॉक्टर करण सिंह भी थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला और जैसे जगदीश जी ने बताया कि वो उनकी यादव समाज में दावेदारी है, डॉक्टर करण सिंह की जो दावेदारी है, गुलाब बत्रा जी मैं बीच में रोक रही हूँ आपको, राजीव तिवारी जी, एक सवाल तो ये कि डॉक्टर करण सिंह की दावेदारी कितनी उचित, जहां इतने युवाओं को लेकर कांग्रेस पार्टी ने इतने जो पैरामीटर्स तय किए उनकी उम्र के लिहाज से, और उनका जो खुद गुलाब बत्रा जी ने बताया, जगदीश जी ने बताया कि जातिगत राजनीति से भी कहीं ना कहीं उन्होंने खुद को थोड़ा दूर रखा, उन्होंने अपने आप को बड़ा लीडर बनाने का प्रयास किया। डॉक्टर करण सिंह का यहाँ पर, डॉक्टर करण यादव का यहाँ से चले जाना, पार्टी छोड़ देना, कितना कांग्रेस पार्टी के लिए नुकसानदायक हो सकता है राजीव तिवारी जी? नहीं, कोई ज्यादा नुकसानदायक नहीं रहेगा, क्योंकि करण सिंह जी अब उस उम्र के उस पड़ाव पर आ चुके हैं कि वहां से अगर राजनीति के मार्गदर्शक बन जाते हैं ना कांग्रेस में, तो ज्यादा वो फायदा पहुंचा सकते थे। लेकिन टूटने के बाद उन पर जो एक ये लगा कि तो कभी भी इधर उधर हो जाते हैं, तो इस उम्र में आके जब आदमी पार्टी छोड़ता है तो वो अपना उतना प्रभाव नहीं दे पाता, पिछली पार्टी पर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता और नई पार्टी को उतना फायदा नहीं पहुंचाता। अगर इतना फायदा ही पहुंचाते तो भूपेंद्र यादव की जगह बीजेपी करण सिंह यादव को दे देती टिकट। वो अच्छे डॉक्टर थे, भले आदमी थे, लेकिन जब वो रिटायरमेंट के बाद राजनीति में आए तो वो बिल्कुल राजनीतिज्ञ हो गए थे। और यही वजह है कि आप देखिए कि करण सिंह यादव आ गए और तमाम लोग आ गए, तो उसमें 2-3 कारण ऐसे हैं कि एक तो भूपेंद्र यादव पर यह लगा हुआ है एक कि ये बाहरी प्रत्याशी है, ललित यादव जो है स्थानीय है, अभी विधायक है, युवा है, और यही कारण है आप देखिए। और दूसरा बड़ा कारण है कि बालकनाथ की नाराजगी, बालकनाथ को सांसद पद से हटाकर विधायक का चुनाव लड़ाया, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, बाद में उप मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, इवन मंत्री भी बनना चाहते थे, उनको वो भी नहीं बनाया। फिर दोबारा लोकसभा का चुनाव में भी उनको अलग रखा गया, तो कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी है। फिर दूसरी बात, जो वहां का युवा है और जो ये वणिक और ये है, जैसे अभी वहां पे ब्राह्मण है संजय शर्मा, वो वहां से हैं और मंत्री भी हैं, तो ब्राह्मण वोट वो जितने भी शहर के हैं, शहरों में
बीजेपी को जरूर बढ़त मिलेगी, लेकिन जो ग्रामीण इलाका है वहां के अगर यादव एकजुट इस बात पर हो गए कि हमको स्थानीय को देना है, युवा को देना है, तो भूपेंद्र यादव को मुश्किलें आएंगी। भूपेंद्र यादव यही वजह है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, किसी दूसरे भाजपा उम्मीदवार के समर्थन में सभाएं नहीं कर पा रहे हैं, प्रधानमंत्री की रोड शो में नहीं जा पा रहे, उनकी सभाओं में नहीं जा पा रहे। जैसे कि वसुंधरा राजे झालावाड़ में बिल्कुल अटक सी गई हैं, क्योंकि इस बार वहां पे भी जो उर्मिला जैन भाया है वो कड़े मुकाबले में है। तो वसुंधरा राजे को लगता है कि मैं अगर यहाँ से बाहर गई और यहाँ स्थिति कमजोर हो गई तो आप देखिए वो भी हो सकता है कि वो उनको बुलाया भी नहीं जा रहा हो सभाओं में। लेकिन एज ए मैनिफेस्टो कमेटी की मेंबर और पूर्व मुख्यमंत्री जिन जिन वो उनको और दूसरे क्षेत्रों में जिस तरीके से जाना चाहिए था, उनके लोकप्रियता के आधार पर वो नहीं जा पा रही। तो यही सारी चीजें हैं जिनको लेकर। और आप देखिए सबसे बड़ा जो एक बीजेपी वालों को यहाँ परेशानी आ रही है वो ये है कि बीजेपी आज 4 दिन बाद मतदान है, बीजेपी अभी तक अपना मैनिफेस्टो नहीं जारी कर पाई है। तो वो अभी इसी उधेड़-बुन में है कि कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का हम किस तरीके से जवाब दें। और आप देखिए कल जो प्रधानमंत्री ने दौसा और वहां सभा करी थी, नागौर में कहाँ सभा करी थी कल एक, तो वहां उनको ये कहना पड़ा कि भले ही बाबा साहब आ जाएं, संविधान को ही नहीं बदलेगा। तो जो एक ये चला है 400 पार अगर हो गए तो संविधान बदल देंगे और ये कर देंगे, तो वहां उनको अब लग रहा है कि ये कहीं गलत ना बैठ जाए, उल्टा ना पड़ जाए। उन्हीं के कुछ नेताओं ने इस बात को आगे बढ़ाया था कि अगर हमको 400 पार सीट मिल जाएंगी तो हम संविधान में संशोधन कर देंगे, उसको बदल देंगे, कुछ और सीए टाइप और कुछ नए कानून आ जाएंगे। तो वो अब उनको उसका डर लगने लगा है। तो यही वजह है कि आप देखिए कि बीजेपी वाले अपने अपने इलाकों में भी फंसे हुए हैं। अपने अपने इलाकों में बड़े दिग्गज नेता फंसे हुए हैं और यहाँ पर भूपेंद्र यादव और ललित यादव, बड़ा फर्क है उम्र का, अनुभव का, और जिस तरह के बीजेपी की इस वक्त स्थिति है उसके बाद भी राकेश वशिष्ठ जी, देवेंद्र जी मैं आपके पास आऊंगी और राजकुमार जी आपके पास भी, पहले राकेश वशिष्ठ जी के पास जा रही। राकेश जी, इस वक्त दोनों कैंडिडेट को जब आप तोलते हैं तो क्या स्थिति देख पा रहे हैं आप कि एक तरफ भूपेंद्र यादव जैसा कद्दावर है और दूसरी तरफ ललित यादव जैसा युवा है? देखिए मीना जी, जो अलवर की राजनीति है दो तीन आधार हैं उसके। एक तो जातिगत आधार है, वो सबसे बड़ा आधार है। यहाँ यादव मतदाता सबसे ज़्यादा निर्णायक हैं और पिछले जो अब तक के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा के, उसमें 10 या 11 बार यादव कैंडिडेट ही चुनाव जीता है। यादव कैंडिडेट एक खासियत और है अलवर की कि 1977 के बाद 1977 से ही यहाँ जो उम्मीदवार जीता है, सामान्यतः एक आध का तो मैं कहता नहीं, वो सत्ता के साथ जाने वाला जीता है। जिस सत्ता में रही है वो लिस्ट आप देखेंगे तो उससे वो जाहिर हो जाएगा। यहाँ जो सबसे बड़ी बात है, लोकल आपके स्थानीय और बाहरी उम्मीदवार की बात तो जब हो जब मुकाबला कड़ा हो उसमें तो ये चल जाता है। लेकिन आज के हालात ये है कि वहाँ का जो कांग्रेस कैंडिडेट है वो वहाँ अंदरूनी आपसे खींचतान में जूझ रहा है। वहाँ जहाँ भंवर जितेंद्र सिंह की जो पॉलिटिक्स है वहाँ उसके खिलाफ में कांग्रेस लोगों में बहुत असंतोष है और भंवर जितेंद्र सिंह ने आपके कर्ण सिंह यादव को ठिकाने लगाने के लिए ही इनको कैंडिडेट बनाया था और उसका खामियाजा निकला। डॉक्टर कर्ण सिंह भाजपा में चले गए और वो कितना असर दिखाते हैं कितना नहीं दिखाते हैं तो अगले चुनाव में मालूम पड़ जाएगा। लेकिन वो कद्दावर व्यक्ति रहे हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं और उनका दबदबा भी रहा है। तो दूसरी बात, भाजपा के पास जो टीम है वो बड़ी संगठित टीम है। भूपेंद्र यादव खुद बड़े संगठन के आदमी रहे हैं, संगठन नेता रहे हैं,
वो जानते हैं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है, कैसे लड़ाया जाता है। तीसरी बात जो मुझे जानकारी है, जो मिली है, हमारे देवेंद्र भारद्वाज जी ज्यादा उसको विस्तार से बता सकते हैं, कि इस समय जो कांग्रेस कैंडिडेट है ना, वो आर्थिक रूप से भी परेशान है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि ये हाथ जो झाड़ का अलग हो गए जितेंद्र सिंह जी। पहले तो हाँ कर दी थी इनको, बाहर चले गए थे मध्य प्रदेश में, कल परसों ही लौटे हैं वहां से, वो अकेले जूझ रहे हैं। आज हालत ये है कि वहां इनके पास ना तो कार्यकर्ताओं की टीम है और ना इनके पास आर्थिक साधन है। अगर ये चुनाव लूज करेंगे तो उसका सबसे बड़ा कारण यही होगा कि कांग्रेस के जो अंदरूनी जो घटक हैं उसमें आपस में खींचतान है। भंवरजीत सिंह के प्रति जो नाराजगी है उसका खामियाजा कांग्रेस कैंडिडेट को निश्चित रूप से उठाना पड़ेगा। दूसरी तरफ भाजपा के जो अपने भूपेंद्र सिंह हैं, वो संगठन के आदमी हैं, उनके पास पैसे की भी व्यवस्था पूरी है और बड़े नेता माने जाते हैं ये यादव समाज के। इसलिए उनका जो चुनाव प्रचार है वो संगठित बड़े सिस्टमेटिक तरीके से वहां चल रहा है। वहां एक बात और है सारी, वहां जो मुख्य रूप से जो संघर्ष होता है ना, वो जातिगत फैक्टर से जो काम करते हैं। ये बात सही है कि संजय शर्मा वहां से बड़े कद्दावर नेता है और ब्राह्मणों की बहुत वोट है वहां पर, इनके मुकाबले की वोट है और वो वहां एक निर्णायक स्थिति में रहता है ब्राह्मण मतदाता। वो समय गया जब वो कांग्रेस का समर्थन रहता था। दूसरी बात ये, समर्थन जब होता है मिलता है जब दिखता है कैंडिडेट हमारा फाइट में, इसको देने से कोई फायदा हो सकता है। लेकिन संजय शर्मा जिसने आपका अलवर शहर का जो चुनाव देखा है, वो आराम से अंदाज लगा सकता है कि वहां चुनाव किस तरीके से होता है। वहां पूरे वोटों का ध्रुवीकरण होता है और उसके आधार पर चुनाव होता है। एक वहां जो सबसे बड़ी समस्या है मेप वोटों की, मेप वोट बहुत आयत में, आपके रामगढ़ में बहुत है, लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी हैं, आपके तिजारा में भी हैं। ये जो स्थिति है ना, जब इन वोटों का ध्रुवीकरण होता है मेप वोटों का, तो उसका रिफ्लेक्शन अदर जो अपने हिंदू वोट है उसको भी पड़ता है, जो उस इलाके के खासतौर से, और उस इलाके का हिंदू मतदाता भी संगठित होने लगता है और कोशिश करने लगता है कि वो एक मुस्त होकर के राकेश जी राजकुमार शर्मा जी के पास चलते हैं। जो परेशानी कांग्रेस पार्टी की आप बता रहे हैं, आई एम श्योर राजकुमार जी आपको भी इन सब बातों का गुमान होगा, जानकारी होगी कि इस समय पार्टी जिन परेशानियों से जूझ रही है, कैंडिडेट के चुनाव पर भी उसका असर पड़ रहा है। आप राकेश वशिष्ठ जी जो कह रहे हैं उस बात से सहमत हैं? ललित यादव रिसोर्सेज से जूझ रहे हैं और जो भंवर जितेंद्र सिंह के प्रति जो नाराजगी है वहां के लोगों में, उसका असर ललित यादव पर भी देखा जाएगा? देखिए मीना जी, ललित यादव हमारे नौजवान विधायक हैं, अलवर के मुंडावर से वो चुनकर आए हैं और 37 साल मात्र इनकी उम्र है। और भूपेंद्र यादव जी जो केंद्रीय मंत्री हैं, मारवाड़ी में बोलूं तो मोटे नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनकी उम्र लगभग 65 साल है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, तो निश्चित तौर पे सुदामा और कृष्ण का वहां चुनाव हो रहा है। और जब सुदामा और कृष्ण का चुनाव होता है, क्योंकि हम तो दोस्त मानते हैं भारतीय जनता पार्टी को भी, भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती है, लेकिन हम तो इंदिरा गांधी जी के कहने पे आज भी चल रहे हैं कि सारी पॉलिटिकल पार्टियां दोस्त है और प्रेम भाव से चुनाव लड़ो। हार जीत होती रहती है, एक जीतेगा एक हारेगा, सत्ताएं आती जाती रहती है, लेकिन ये जो माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, बीजेपी ने बनाया है, नरेंद्र मोदी जी ने बनाया है, कांग्रेस पार्टी उससे बिल्कुल अलग हटके चुनाव लड़ रही है। कोई बात नहीं हमारे बैंक सीज कर दिया आपने, कोई बात नहीं हमारे हेलीकॉप्टर रोक रहे हैं आप, कोई बात नहीं हमारे नेताओं को अंदर बाहर कर रहे हैं आप, कोई बात नहीं हमारे नेताओं को डरा धमका के आप भारतीय जनता पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन अलवर की सीट पर ललित यादव जैसे नौजवान ने केंद्रीय मंत्री को चने चबा रखे हैं। जहां तक भंवर जितेंद्र सिंह जी की सवाल है, भंवर साहब हमारे वहां के बड़े नेता है, जमीन पे उनकी पकड़ है, वहां के कद्दावर नेता है और उनकी बोली के कोई मायने होते हैं। उन्होंने फतवा जारी कर रखा है अपने तमाम कार्यकर्ताओं को, और ललित यादव के पक्ष में वहां के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ता नेता करण सिंह जी की एब्सेंस में भी लगे हुए हैं। इवन मैं आपको बताऊं मीना जी, करण यादव जी जो सम्मानित नेता है हमारे कांग्रेस पार्टी के पहले थे, आज भारतीय जनता पार्टी की गोद में है। कांग्रेस पार्टी उनका बहुत सम्मान करती थी, आज भी करती है। उनके कार्यकर्ता भी ललित यादव जैसे नौजवान के साथ लगे हुए हैं।
परिणाम क्या आएगा वो तो देवतुल्य जनता बताएगी या नीली छतरी वाला बताएगा, लेकिन ललित यादव अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात की कांग्रेस पार्टी को तसल्ली है। जी, राजकुमार जी की ये बड़ी अच्छी बात है। ईमानदारी से पार्टी में जो कुछ हो रहा है उसे स्वीकार करते हैं और उसके बाद अपनी पार्टी का पक्ष भी रखते हैं। देवेंद्र भारद्वाज जी, ग्राउंड पर जब आप देख रहे हैं, एक तरफ बीजेपी की रणनीति है, एक तरफ कांग्रेस की रणनीति है, अपनी अपनी रणनीति से उन्होंने उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। जनता की रणनीति इस वक्त क्या नजर आ रही है वहां पर? देखिए, ये रणनीति कांग्रेस की तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है। सच पूछो तो पूरे शहर में एक होल्डिंग कांग्रेस का नहीं है। कहीं पूरे जिले में चले जाओ, यहाँ ये पता ही नहीं चलता कि ललित यादव कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। एक बात, सब जगदीश जी हमारे वहीं के हैं, ये ज्यादा जानते हैं। हुआ क्या है कि भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ के राजा हैं और वो खुद भी जो ये दल बदल की बात कर रहे हैं कि दल बदल करके करण सिंह ने, तो उनकी माँ भी बीजेपी से ही सांसद थी पहले ही। अगर अलवर से कोई बीजेपी का सांसद रहा है, रानी महेंद्र कुमारी रही है। अगर उन्होंने दल बदला वो तो अच्छी है, करण सिंह ने दल बदला इसलिए वो खराब आदमी है, ये गलत बात है। कोई को भी आत्मसम्मान होता, करण सिंह को क्यों विरोध किया, क्यों काटा? इसका एक कारण है, असेंबली इलेक्शन 3 महीने पहले जो थे उसमें करण सिंह जी ने ये कहा कि आप लगभग सारी सीटों का निर्णय करते हैं, आप मेरे को सिर्फ बहरोड में, मैं 2 बार एमएलए भी रहा हूँ, 2 बार एमपी रहा हूँ, केवल बहरोड की सीट आप मुझे दे दें। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, जो सीट तो मैं जो 11 भेजूंगा वही टिकट मिलेंगे। और वही हुआ। जब इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई तो उसमें सचिन पायलट जी ने इनका नाम लिया करण सिंह जी का, क्योंकि इनके पिताजी भी जो राजेश पायलट करण सिंह जी के थे और ये सुप्रिंटेंडेंट एसएमएस में थे और ये रिटायर्ड नहीं हुए थे राजनीति में आने से पहले, जैसे ही भाई साहब कह रहे थे, वो वीआरएस लिया था उन्होंने। और भैरव सिंह जी चूंकि बड़े मन वाले आदमी थे, उन्होंने साफ इनसे कहा था कि तेरे को चाहूं तो मैं रोक सकता हूं चुनाव लड़ने से, लेकिन मैं रोकूंगा नहीं, वीआरएस तेरा मंजूर करूंगा। तो उस हिसाब से इनका किया इन्होंने। करण सिंह जी का 2 बार सांसद होना, फिर सबसे बड़ी बात यह है कि सचिन पायलट चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता था। खुद इन्होंने सीईसी में कहा कि भाई उसके पास में पैसे हैं, 3 महीने पहले ही वो चुनाव लड़ा है और उसकी इच्छा नहीं है कि कैरियर की शुरुआत में ही वो ऐसा कोई आवे रिजल्ट जो उसको आगे नुकसान करे। लेकिन इन्होंने जिद करी हुई थी, उनकी तरफ से विपक्ष के नेता टीकाराम जूली बार बार यही कहते रहे कि नहीं, उनको नहीं, उन्होंने डिसिप्लिन तोड़ा है। उन्होंने राहुल को वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की है भंवर साहब के खिलाफ दिल्ली में, उन्होंने सोनिया गांधी के घर के आगे प्रदर्शन किया है, ऐसे में नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसी स्थिति आई तो फिर सोनिया जी ने कहा व्हाई नॉट जितेंद्र सिंह। जब इनका नाम आया तो ये फंस गए। फिर इन्होंने कहा, वो डोटासरा जी ने, सर वो 2 जगह का प्रभार है इनके पास, मध्य प्रदेश का भी, आसाम का भी, तो ऐसे सूरत में सर ये नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर इन्होंने, फिर वो भी चुप समझ गई कि ये लड़ना नहीं चाहता। और ये भी बात तय है कि 2 चुनाव वो 1.5 लाख से ऊपर से आ रहे हैं और 3,29,000 से आ रहे हैं। कांग्रेस के जो लोग पुराने, जिन्होंने कांग्रेस को देखा है या कांग्रेस को समझते हैं, वो जानते हैं कि कांग्रेस में राजाशाही नहीं चल सकती। राजाओं के खिलाफ लड़कर ही कांग्रेस अस्तित्व में आई थी। करण सिंह जी ने इन पे आरोप की बजाय यही तो कहा था कि भाई कांग्रेस जो राजाशाही के खिलाफ लड़ती है अलवर में, तो हमको अभी भी लड़ना पड़ रहा है। जब ये टिकट हो गया तो वो बेचारे ने काफी कोशिश की, इनको भी कहा कि साहब मैं नहीं लड़ना चाहता। जिस दिन टिकट तय हुआ उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उसके बाद नामांकन भरवा के वो तो चले गए 2 स्टेटों को संभालने। मतलब अपनी जैसे ही उनकी प्लानिंग सफल रही वैसे, और हमारे विपक्ष के नेता अगले मुख्यमंत्री बनने की दिशा में बढ़ते हुए वो हेलीकॉप्टर लेके बाड़मेर जैसलमेर का दौरा करने चले गए। अब यहाँ कोई पार्टी पहले से ही लीडरलेस है। सच बात यह, कांग्रेस कोलैप्स हो चुकी है। कांग्रेस में अब वर्कर नहीं बचे हैं जो कभी किसी वक्त में, जैसे मोहल्लों में कोई काम होता था, कोई ऑफिस नहीं जाता था, राशन कार्ड में नाम बढ़वाना है तो लोग कहते हैं उसको दिया, और वो आदमी कांग्रेस का वर्कर वहां जाके दे देता था, शाम को काम करा लाता था। आज 65 वार्ड अलवर में है,
जब भी इनकी बैठक होती है शहर की बुलाते 25-30 से ज्यादा नहीं आते, क्योंकि एक तो महाराज के जो फूल बाग है उसमें एंट्री बड़ी संकट में है, 3-3 गेटों को पार करके कौन तो अंदर घुसे। तो ये कुल मिला के ये है, कांग्रेस इस वक्त में कोलैप्स में है अलवर की स्थिति में। ये बेचारा परेशान ये है कि एक तो कैरियर डाउन इसका दांव पे लग गया, दूसरा पैसा इसके पास नहीं है। टीकाराम जूली ने उस मीटिंग में हाँ भरी थी कि फाइनेंस में करूंगा, लेकिन अब वो भी ढूंढने में नहीं आए। परसों ये दोनों एक साथ मिले हैं, देख लो अब कितना दिन बचा है। अब ये दौरा कर रहे हैं तो उसमें कैंडिडेट साथ नहीं है इनके, ये वो रामगढ़ दौरा करे, कैंडिडेट कहीं और कर रहा है। तो कुल मिला के हाँ, इसके मुकाबले बीजेपी का बड़ा सिस्टेमेटिक चुनाव प्रचार चल रहा है। आज की तारीख में दोनों को अलवर यूआईटी ने प्लॉट दिए थे कार्यालय के लिए। आप देखिए कांग्रेस ने तो 10 बार चंदे करे होंगे, 5 साल शासन में भी थे, एक मंजिल नहीं बनी है। बीजेपी की 3-4 मंजिल बनके शानदार कार्यालय। अब इस वक्त में जो भूपेंद्र सिंह जी लड़ रहे हैं, उनका मीडिया सेल, आपको आश्चर्य होगा 30 आदमी काम कर रहे हैं मीडिया सेल में, 15 लड़कियां हैं, 15 लड़के हैं, और दिल्ली से यहाँ आए हुए एक एक बात का सवाल करते हैं। अगर कोई पत्रकार सवाल पूछता, मैं कहता हूँ कि मुझे फोटो की आवश्यकता है, तो आपको थोड़ी देर में व्हाट्सएप पे फोटो। कार्यालय में वहां निर्णय नहीं है, आप दफ्तर में जाओगे 10 आदमी से ज्यादा कांग्रेस कार्यालय में नहीं मिलेंगे। तो कुल मिला के ये अपनी हार चला गए। और वैसे कास्ट इक्वेशंस देखे तो मैं आपको बताऊं, अगर ये दिल से चाहते, भंवर जितेंद्र सिंह ये नहीं चाहते कि मेरी एब्सेंस में कोई अगर एमपी बन गया तो फिर आगे का मेरा तो खत्म ही है। अगर आप कास्ट इक्वेशंस देखें, 4 लाख के करीब वहां मेव है, मुस्लिम जिनको कहते हैं, इतने ही लगभग यादव हैं, और इतने ही ब्राह्मण हैं, और इतने ही एससी हैं। ब्राह्मण कम नहीं है वहां। तो इन चारों कास्ट में केवल आप ब्राह्मण कह सकते हो जो बीजेपी को दे दे। आप देखिए तिजारा में जब एक अलवर, ये जगदीश जी जानते हैं, हमसे पहले के जर्नलिस्ट है ये, अलवर में मेव इतने होने के बाद भी कम्युनलिज्म एंगल कभी भी कारगर नहीं होता। वहां कभी इस बात पे वोट नहीं हो सकते। जैसे आज अमित शाह भाषण दे रहे थे, हरसोली में कह रहे थे कि राम मंदिर है, ये करना है, वो अलवर में वो स्थिति अभी भी नहीं है। अभी भी इतने मेव होने से कभी भी आपको ये नहीं सुनाई देगा कि आपस में लड़ेंगे। तो ये एंगल बीजेपी जो जीत रही है आज की तारीख में, अगर ये एंगल जो आज अमित शाह चला गए राम मंदिर का, अगर ये चला लिया तो नुकसान हो सकता है बीजेपी को। अब आप असेंबली इलेक्शन में जैसे इन्होंने इसको लड़ाया, बालकनाथ को तिजारा से, केवल इसलिए लड़ाया तिजारा में मेव वोट होते हैं। आदित्यनाथ और ये दोनों नामांकन भरने गए थे, चीफ मिनिस्टर यूपी के, और बुलडोजर पे बैठ के गए। आदित्यनाथ जी ने उस वक्त में भाषण दिया कि जो भी इनने भी दिया, दोनों साथ जो बाबा जी है इन्होंने, कि जो भी अगर मेव है अपना जनाधार बदल वाले बदमाश या अलवर छोड़ के भाग जाए, उसका रिजल्ट ये हुआ कि उनमें बहुत ज्यादा यूनिटी आई मेव में। अब भाई अब खतरा है। तो बाबा जी तो 3-4 हजार वोट से जैसे तैसे जीत गए, लेकिन आश्चर्य ये होगा कि इनकी मेवों की यूनिटी से ये 95% तक वो करते हैं वोटिंग में, यूनाइट होकर। इनको किशनगढ़ बास जो कांग्रेस हार रही थी केवल इसलिए जीती, रामगढ़ इसलिए कांग्रेस जीत गई कि मेवों ने यूनाइटेड होकर वोट दिया। ऐसे ही अलवर ग्रामीण, जिस मंत्री के खिलाफ पूरे अलवर जिला था ड्यू टू सम रीजंस, वो भी जीत गया क्योंकि मेवों ने 95% से ऊपर वोट करा। तो ऐसी स्थिति में कास्ट इक्वेशन कांग्रेस का फेवर करती है, लेकिन सवाल यह है कि अगर वर्कर आपके पास नहीं है, आपके पास लीडरलेस पार्टी है, तो ये रणनीति कौन बनाएगा जो वर्करों को यूनाइट कर दे। स्थिति ये होती है कांग्रेस की, जिस दिन इनके वोट चुनाव होते हैं, पोलिंग बूथ पे बैठने लायक आदमी नहीं रहते, तय तो हो जाता है, लेकिन अगर आप वहां जाओगे तो मिलेंगे नहीं। तो बड़ी स्थिति खराब है। सो फार एज इनका राजकुमार शर्मा जी, राजस्थान की लगभग 12 से 15 जी, सीट मैं ऐसी 1 मिनट भारद्वाज जी को करेक्ट कर दूं, लड़े तो वो सेवानिवृत्ति के बाद ही थे ना करण सिंह जी। मैंने ये तो नहीं कहा कि ऑफिशियल रिटायरमेंट के बाद हुए। राजीव जी उन्होंने ये बात दिया था, कही, मुझे भी मालूम है, मैं भी जयपुर में ही रहता हूँ।
भैरव सिंह जी ने ये कहा, उन्होंने कहा कि भैरव सिंह जी ने कहा मैं चाहूं तो तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूं, लेकिन उन्होंने बीआरएस दिया और फिर चुनाव लड़े, यही कहा था देवेंद्र हाँ जी ने। लेकिन बीआरएस, मैं लेकिन नहीं, और आपने कहा ना कि एक साथी कह रहे थे अभी कि वो रिटायरमेंट नहीं हुआ था। मुझे भी मालूम है रिटायरमेंट नहीं हुआ था, लेकिन चुनाव तो रिटायरमेंट लेकर ही लड़े ना वो, क्योंकि सरकारी जी सेवा जी में थे। ये है। जी, राकेश जी कुछ बोल रहे हैं। राकेश जी आपका ऑडियो बंद है, लेकिन मैं नहीं, मैं राजकुमार नहीं, शर्मा ऐसा नहीं जी। बोल रहा। मैं कुछ नहीं बोला, मैं तो ये कह रहा था बिना रिटायरमेंट के तो चुनाव होता भी नहीं, लड़ते भी नहीं चुनाव कैसे। तो जी रिटायरमेंट जी होना तो जी जरूरी जी था। जी बिल्कुल। तो चाहे वो वीआरएस से लें, जी चाहे कैसे लें। देवेंद्र भारद्वाज जी की हाँ बात में ज्यादा दमदारी जी है, मुझे मालूम। तो मुझे भी इसी बात का ध्यान था, मैं तो बोला जी नहीं था कि उन्होंने वीआरएस लिया था और उसके हम्म कुछ समय बाद पॉलिटिक्स में आ गए थे। जी, और देवेंद्र जी ने ये बताया कि भैरव सिंह जी ने कहा कि मुझे मालूम है तुम हाँ चुनाव लड़ना चाहते हो और मैं चाहूं कि तुम्हें चुनाव नहीं लड़ने दूं, लेकिन तुम्हें चुनाव लड़ने दूंगा और वीआरएस तुम्हें दे दूंगा, इस तरह की बात उन्होंने कही। ठीक है राजकुमार शर्मा जी, मैं ये बात समझनी, तमाम पैनलिस्ट ये बात वरिष्ठ अपने अनुभव से बता रहे हैं कि पूरे प्रदेश में, राजस्थान में लगभग 11, 12, 13 से लेकर 15 सीट ऐसी हैं जहां पर आप फाइट में हैं, कंटेस्ट में हैं, आप लोगों के साथ इक्वेशन वोटर की गणित सारी बैठ रही है, उसके बाद भी आप लोग चुनाव में पिछड़ रहे हैं क्योंकि आपके पास कार्यकर्ता नहीं है, और आपके पास कार्यकर्ता तो चाहिए, नेता भी नहीं है। राजकुमार शर्मा जी, सवाल आपसे मेरा। मैं सुन नहीं पाया, क्या कह रहे हैं आप? 12-13 सीटों पे इक्वेशन अच्छी है, लेकिन कार्यकर्ता और नेता नदारद है मैदान से। मीना जी पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने यही तो माहौल बनाया है। हम बार बार कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, एक जमाने में गणेश जी को दूध पिला दिया था भारतीय जनता पार्टी ने। और एक बात बताओ मीना जी, आपके चैनल पे सारे वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं, जब 400 पार भारतीय जनता पार्टी आ रही है, राजस्थान में 25 की 25 सीटें आ रही है, तो देश के प्रधानमंत्री को 5-6 दिन तक लगातार राजस्थान में आने की क्या आवश्यकता है? देश के गृह मंत्री को बार बार जयपुर में भी एक रोड शो कल परसों करेंगे, वो अभी अलवर में भी थोड़ी देर पहले करके गए। तो भारत पार्टी घबराई हुई किससे है? कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस नेताओं को डरा धमका के अपनी पार्टी ज्वाइन करवा रही है। तो और हम आपको ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता 25 की 25 सीटों पे शानदार चुनाव लड़ रहा है। हमारे इन्होंने बैंक सीज कर दिए, हमारे हेलीकॉप्टर सीज करने का प्रयास किया जा रहा है, और इनका बस चले तो ये पेट्रोल पंप वालों को भी कह दे कि कांग्रेस की गाड़ी में पेट्रोल डीजल नहीं भरना है। लेकिन आप निश्चित कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अगर बैलगाड़ी से भी जाना पड़ा, अगर पैदल भी जाना पड़ा, तो पैदल जा जाके कांग्रेस पार्टी का प्रचार करेगा और भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान में 25 की 25 सीटों पर घुटने टिकवाने का पूरा अथक प्रयास करेगा। आपने देवेंद्र भारद्वाज जी को सुना नहीं, वो अलवर से थे और वो बता रहे थे कि ललित यादव की क्या स्थिति है। अलवर से है वो, अभी अलवर से ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि ललित यादव चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे, उनको भंवर जितेंद्र सिंह ने अपनी रणनीति के तहत मैदान में उतारा ताकि उन्हें लोकसभा चुनाव में आना नहीं पड़े। उसके बाद उनको जो कमिटमेंट टीकाराम जूली ने दिया और भंवर जितेंद्र ने दिया, वो दोनों वहां नजर नहीं आते हैं। ललित यादव बेसिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। राजकुमार, आपकी पार्टी को एहसास है क्या इस बात का? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में सिनेरियो सेट कर दिया है कि इनके बड़े नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी से पूछो कि किस नेता ने, अशोक गहलोत जी ने मोदी साहब को फोन करके मना किया गया, कि सचिन पायलट ने अमित शाह जी को फोन करके मना किया? मैंने कहा गणेश जी को दूध पिलाने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है और पूरे देश में चर्चा चल पड़ी है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी यही बात बोलते हैं कि बड़े नेताओं ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। लेकिन आप निश्चिंत रहें, पूरा देश जानता है कि कांग्रेस पार्टी को या विपक्ष को भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से परेशान कर रही है।
हमारे बैंक सीज कर दिए, हमारे पास पैसा नहीं आने दे रहे हैं, व्यापारियों को धमका रहे हैं। इवन कांग्रेस पार्टी की जो कद्दावर जो अपने इलाके में प्रभाव रखते हैं उनको भी धमकाया जा रहा है। लेकिन आप निश्चिंत रहें, हम सुदामा बन के भी जोरदार चुनाव लड़ेंगे और हमारे कृष्ण को हम चुनाव में घुटने टिकवाने का पूरा प्रयास हमारा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है। जी गुलाब बत्रा जी, ये जो बात यहाँ पर राजकुमार शर्मा जी कह रहे हैं और देवेंद्र भारद्वाज जी से जो हम सुन रहे हैं, और ये सिर्फ देवेंद्र भारद्वाज जी अलवर की स्थिति नहीं बता रहे, हम हर लोकसभा सीट पर जब वहां के स्थानीय लोगों से फीडबैक लेते हैं तो ये एक बात, कॉमन बात सुनने में आ रही है, देखने को मिल रही है। ये इस परिस्थिति से कैसे पार पाएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए, कांग्रेस प्रवक्ता का जो एक आत्मविश्वास है उसकी तो मैं सराहना करता हूँ कि बहुत बहादुरी के साथ सबकी बात रख रहे हैं, बहुत आत्मविश्वास के साथ रख रहे हैं। लेकिन जो बार बार वो कह रहे हैं कांग्रेस ने ये सरकार ने कांग्रेस के खाते, बैंक खाते बंद कर दिए, सीज किए, ऐसा फ्रीज नहीं किए हैं। वो जो इनकम टैक्स की तरफ से जो बाध्यता थी उसको, वो जो उनको इनकम टैक्स पे चुकारा करना है उसको छोड़ करके वो बैंक के निर्देश है इस तरह का। दूसरी बात, इसी पूरी चर्चा में एक भंवर जितेंद्र सिंह का और फूलबाग का उदाहरण बार बार उल्लेख आ रहा है। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि भंवर जितेंद्र सिंह कांग्रेस में जब शामिल हुए थे, वो फूलबाग में कार्यक्रम हुआ था और माधवराव सिंधिया उस सभा में आए थे। उस समय अशोक गहलोत भी में उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में उनकी मां भी उपस्थित थी और उस बीच में उनको कांग्रेस में शामिल किया गया था। उसके चश्मदीद गवाह माधवराव सिंधिया की उससे थे और अशोक गहलोत भी शामिल थे। लेकिन बात का परिवर्तन आप देखिए कि महेंद्र कुमारी जी भाजपा की प्रत्याशी बनी, दूसरी बार निर्दलीय बनी, फिर कांग्रेस से और दोनों बार पराजित हुई, भाजपा जितेंद्र सिंह का भी बार किया, भारद्वाज जी ने भी किया और फिर वो जगदीश जी ने किया। जो बेसिक चीज है वो ये है कि जो नेता है उनको चुनाव लड़ने की बात थी। अब कायदे से तो भंवर जितेंद्र सिंह को चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन अपने एक पुरानी कहावत है ना, एक राजा क्या इस बात में नाराज और उन्होंने कहा कि फला को फांसी चढ़ा दो। तो फांसी चढ़ाने की बात है कि इसके गले में फिट नहीं बैठ रही है, तो जिसके में फिट बैठ फांसी चढ़ानी है, ये राजा का आदेश था। और जो बार बार जिक्र आ रहा है कि फूलबाग, तो फूलबाग में जो कांग्रेस चली थी, आरोप लगता है कि वो कांग्रेस। गुलाब बत्रा जी इंटरनेट की परेशानी से जूझ रहे। राजीव तिवारी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। राजीव तिवारी जी, ये जो कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि बीजेपी नैरेटिव बना रही है इस तरह का कि कांग्रेस का कार्यकर्ता गायब है, कांग्रेस का नेता गायब है, लेकिन जब आप देखते हैं कैंपेन जो चल रहा है इस समय, चुनाव जो एकदम प्रचार के पीक पर इस वक्त है, देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम जो कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो सब यहाँ पर बड़ी बड़ी रैलियां और रोड शोज कर रहे हैं। कांग्रेस में लीडरशिप प्रचार करते हुए आपको नजर आ रही है? कार्यकर्ताओं को तो कुछ देर के लिए छोड़ दें। देखिए, अगर शहरों में देखा जाए ना तो दोनों ही पार्टियों की लीडरशिप नजर नहीं आ रही है। शहर में कहीं कोई प्रचार दिख ही नहीं रहा है, कोई माहौल ही नहीं दिख रहा है। वो तो कोई बड़ा नेता आता है, जैसे मोदी जी आए, सभा हुई तो आसपास की 8-10 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के लोग आ गए, भीड़ इकट्ठी हो गई, 2-4 घंटे में वो भी सब डिस्पर्स हो जाती है। अभी पुष्कर में प्रधानमंत्री की सभा थी, उसके अंदर 1 लाख के करीब लोग आए, ऐसा दावा किया गया था। उसके 5-6 घंटे बाद मैं गया तो बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था, वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था, कोई ऐसा माहौल ही नहीं दिख रहा था कि आज यहाँ प्रधानमंत्री की सभा हुई, कहीं कोई हो रहा हो। ऐसे ही और दूसरी जगहों पर भी कांग्रेस का तो कोई बड़ा लीडर अभी आया ही नहीं है, ना दिखा है, 1-2 सभाएं करके चले गए। तो अभी वही चल रहा है कि लोकल उसमें कोई ऐसा माहौल नहीं है, बस कोई नेता आता है, उसमें बीजेपी बहुत आगे है कन्वेंसिंग में, उनके बड़े नेता पूरे राज्य में 1-1, 2-2 सभाएं कर चुके हैं, तो वो जब आते हैं तब जरूर एक माहौल बनता है, वो भी लेकिन 1 दिन का 2 दिन का मैक्सिमम, गांव में 2 दिन, शहर में 1 दिन, उसके बाद वही सब लोग अपने सामान्य कामकाज में लग जाते हैं। तो अब
वोटर्स को भी ये मालूम है, उसने मन बना रखा है मुझे किसको वोट देना है। वो 19 तारीख को वोटिंग होगी, वो जाके वोट दे आएगा, या 26 को होगी, 26 को वोटिंग कर आएंगे, और जो दूसरे चरणों में दूसरे राज्यों में होंगी। तो कहीं ऐसा जो पहले चुनाव का माहौल दिखता था, अब तो सोशल मीडिया पे जरूर मैसेजिंग चलती रहती है, कोई किसके पक्ष में कोई किसके पक्ष में लगातार पोस्ट करता रहता है। लेकिन जो बाजारों में एम्पलीफायर लगते थे, फर्रियां झंडियां लगती थी, और वो जो दूसरे माहौल बनते थे, नुक्कड़ सभाएं होती थी, वैसा कुछ अभी दिख ही नहीं रहा है। तो बहुत जी, ही सामान्य तो तरीके देवेंद्र से ये भागवत पूरा चल रहा है। जी, लेकिन एक तरफ तो चुनाव प्रचार का तरीका जो है वो ग्राउंड से सोशल मीडिया पर हाथ में डिवाइसेस मोबाइल जो आ गए हैं उनके जरिए चुनाव जीतना चाहती है पार्टी, लेकिन खास करके बीजेपी लेकिन सोशल आप ये मीडिया पे देखिए, चुनाव बड़ा सोशल लड़ रही मीडिया है। पे जैसे जो देवेंद्र प्रचार हो रहा है, सोशल मीडिया पे जिस तरीके का प्रचार पार्टियां कर रही हैं, एक बार आदमी उसको देख लेता है, उसके बाद उसको भी नहीं देखता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इस पार्टी का इस तरीके का प्रचार आएगा, इस पार्टी का इस तरीके का प्रचार आएगा, वो उनको कोसेंगे, ये उनको कोसेंगे, वो पूरा वो कच्चा चिट्ठा बताएंगे, ये इनका कच्चा चिट्ठा बताएंगे। तो वो लोगों को सब पता है। इसलिए आप यूथ से किसी से भी पूछ लो कि भाई आप कितना सोशल मीडिया पे कन्वेंसिंग देख रहे हैं लोगों के, उससे आप विचारों से कुछ प्रेरित हो रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, सिफर है मामला बिल्कुल। जी, जगदीश शर्मा जी, एक बात और, सब जितनी लोकसभा में हमने चर्चा की है, जैसा देवेंद्र भारद्वाज जी ने बताया कि 30 लोगों की टीम अलवर में आकर दिल्ली से बैठी हुई है सोशल मीडिया की, जो इस जंग को लड़ रही है। बीजेपी के हर कैंडिडेट के साथ इसी तरह का माहौल बनाने की कोशिश। ग्राउंड पे बीजेपी के लोग कितने हैं वो देवेंद्र भारद्वाज जी से और समझेंगे, लेकिन एक सोशल मीडिया पे भी ये जंग नैरेटिव बनाने के लिए जिस तरह से लड़ी जा रही है, कांग्रेस के कैंडिडेट वाकई में रिसोर्सेज की वजह से वैसा नहीं कर पा रहे कि अपने पास ऐसा प्रचार का तंत्र मजबूत नहीं कर पा रहे, या फिर उनका विजन, सोच, समझ उस तरह का हो ही नहीं पाया। वीना जी, ऐसा है, अपनी कई दफे जो चर्चा हुई है उसमें मैंने ये बताया था कि बीजेपी जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तरीके से एक्ट कर रही है, करना शुरू कर दिया है। वो कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन के तरीके से तो फील्ड में जा रही है। किस किस तरीके की क्या क्या नरेशंस होंगे, नेशनल लेवल पर क्या विज्ञापन में जाएगा, टीवी पे जाएगा, क्या अखबारों में छपेगा, ये सब कुछ वहां पहले से प्लान होता है ऊपर से नीचे तक, और उस प्लान के तहत ही सारा काम करते हैं। फिर इन्होंने हर एक कैंडिडेट को कहा है कि सोशल मीडिया की लोकल टीम बिठाइए आप। इनके पास जो सेंट्रल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर जो टीम है वो तो बहुत मजबूत है, उसका तो आप देखते ही है डेली, कहीं न कहीं कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी भी खड़ी करते हैं वो जानबूझकर अपने आप को न्यूज में रखने के लिए। लेकिन हर एक कैंडिडेट को कहा गया है कि आप 20-30 लोगों की सोशल मीडिया ऑपरेट करने के लिए टीम बनाइए और उनको सब्जेक्ट दीजिए डेली। तो एक लीडर केवल इस काम पे लगा रहता है कि आज अपन अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में क्या सब्जेक्ट ऐसा दें कि हमारे कैंडिडेट को उसमें उठाया जा सके या सामने वाले कैंडिडेट को थोड़ा नीचे दिखाया जा सके। ये एक नरेशन चलता ही रहता है। तो ये तो इनकी केवल सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहे हैं। इसी तरीके की इनकी सारी जो तैयारी है वो बाकायदा सिस्टमेटिक तरीके से बनी हुई है। इनको फील्ड में कैसे जाना है, कौन कौन कार्यकर्ता इनके साथ लगेंगे, कैंडिडेट के साथ कौन लगेगा, कैंडिडेट के अलावा और कौन लीडर है जो कि फील्ड में जाएंगे, घर घर जाएंगे। और देखिए इन्होंने बाकायदा बूथ वाइज अपनी टीमें बना रखी हैं। तो बूथ वाइज टीमों के लिए भी एक्सरसाइज बनी रहती है कि आप अपने बूथ पे जितने वोटर हैं उन सबको कांटेक्ट करेंगे और कांटेक्ट करके उनको बताएंगे कि आपको किस दिन वोट डालना है, कहाँ वोट डालना है, कैसे डालना है। सवेरे 8 बजे से और शाम को 5 बजे 6 बजे जो भी टाइम है उस समय तक वोट डालना है। तो ये जो कांटेक्ट है 1 to 1, ये एक अलग किस्म का जुड़ाव पैदा करता है, वोटर के साथ भी जुड़ाव पैदा करता है वो। मैं अभी कुछ एक चुनाव बाद में इधर आदर्श नगर एरिया में जयपुर के में आकर रहने लगा हूँ। मेरे को तुरंत पकड़ लाए ये लोग
कि साहब आप तो पहले तो गांधीनगर एरिया में थे वोटर, और अभी आप यहाँ जुड़े हैं आकर, आपने चेंज किया है, शिफ्ट किया है, और ये आपका वोटर नंबर है, ये आपके फैमिली के मेंबर है, ये है वो है, वो सब चीजें ले आए मेरे बारे में, बताइए आप। तो कितना रिसर्च करते होंगे आप, अंदाजा करिए एक एक जी सीट पर। ये सारा हर एक कैंडिडेट को प्लान दिया जाता है, और सेंट्रल से आया हुआ संगठन का या आरएसएस का कोई न कोई आदमी बैठकर उसको मॉनिटर करता है कि जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कांग्रेस पार्टी ने ये कहना चाहिए राकेश वशिष्ठ जी कि सत्ता में रहते हुए अति आत्मविश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से पिछले कुछ सालों में अपनी चुनावी रणनीति बनाई, उसके एकदम विपरीत बीजेपी सत्ता में रहते हुए अपनी चुनावी रणनीति सत्ता में वापस आने की बना रही है, और कांग्रेस पार्टी उसमें सफलता हासिल नहीं कर पा रही है। एक सवाल जो मैं राजीव तिवारी जी से किया था राकेश वशिष्ठ जी, उसको मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि एक तो कार्यकर्ताओं को लेकर ये सवाल उठ रहा है कि कार्यकर्ता कांग्रेस पार्टी के ग्राउंड पर नहीं है, लेकिन दूसरा सवाल ये भी उठता है कि राजस्थान की लीडरशिप कौन सी है जो चुनाव को आगे बढ़ा रही है, जिसको इस पूरे राजस्थान में लोकसभा चुनाव का चेहरा समझा जाए। क्योंकि हम अशोक जी को देखते हैं तो वो अपने बेटे के चुनाव क्षेत्र तक सीमित हैं, सचिन पायलट को देखते हैं तो वो अपने कुछ समर्थकों के साथ है। यहाँ पर जब हम अलवर लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो गुर्जर भी एक बड़ा वोटर है यहाँ पर। सचिन पायलट की भूमिका यहाँ पर किस तरह की, मतलब कितना सचिन पहुंचे, लीडर कौन है जो इस कांग्रेस पार्टी को चुनावी मैदान में ताकत दे रहा है राजस्थान में? राजस्थान की जो कांग्रेस पार्टी की स्थिति है मीना जी, वो इस समय नेतृत्वहीन है। उसका कारण पिछले जो 5 साल के दौरान आपस में जो इनकी खींचतान हुई, जग कसाई करी, कुछ तो मियाँ बावड़े कुछ पीली भांग, ये कहावत है अपनी। तो स्थिति ये रही कि पहले से इनकी जो स्थिति थी वो अब आप ये देखिए, अपन लोग चर्चा करते हैं, बहुत से कांग्रेसी भी खासतौर से कहते हैं, हमारे कुछ पत्रकार बंधु भी कहते हैं कि भाजपा इतना क्यों भागदौड़ कर रही है, भाजपा को डर रही है, मतलब ये आप कहते हैं भाजपा डर रही है, और भाजपा को क्या चिंता है, वो इस तरह के दौरे लगा रही है, इस तरह के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, इस तरह के मूवमेंट कर रही है, वो उसका नतीजा अब आपके सामने है। भाजपा आगे की रणनीति बना के चलती है, जैसा जगदीश जी ने कहा, अगले 5 साल की 10 साल की रणनीति है उनकी कि अगर कहीं से वोट कॉलेप्स हो, वोट बैंक, तो उसको जो मजबूत किया जा सके, उसको दुरुस्त किया जा सके, इसके आधार पर वो अपनी सारी कार्रवाई करती है। लेकिन हमारे कांग्रेसी बंधु या कुछ कांग्रेस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं, वो इस बात को नहीं, तो हमसे डर गए हैं, तो अब क्या है, जब भी इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, हम तो जीते हुए रखें। हालत ये है कि जैसे भंवर जितेंद्र सिंह हैं, आपके इनका नेतृत्व कमजोर सेंट्रल का, भंवर जितेंद्र सिंह यहाँ राजनीति करना चाहते हैं। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये है कि उनका जो जातिगत वोट बैंक है वो वहां नहीं है पूरी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में। आजकल जो कोई भी राजघराना हो, उसका जातिगत वोट बैंक उसका बैकबोन बनता है, और जिसके आधार पर स्टैंड करता है, बाकी की व्यवस्था है वो सारी कर लेता है। लेकिन इनकी ये व्यवस्था है अलवर में, शायद और हिंदुस्तान में और किसी स्टेट की है क्या नहीं पता, लेकिन अलवर में जो इनकी जाति का मतदाता है वो बहुत कम है। दूसरी बात, डॉक्टर कर्ण सिंह आपके सचिन पायलट के उनका टिकट काट दिया। आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आपको न्याय करते हैं गुर्जर वोटरों के, वो आए या ना आए सचिन पायलट, लेकिन उनके जो मतदाता को इस बात का संदेश पहुंच गया कि ये जो मतलब कैंडिडेट है हमारे सचिन जी के इच्छा का नहीं है। यही स्थिति हमें भरतपुर में हो रही है इस समय। भंवर जितेंद्र सिंह जी ने अपनी पसंदीदा कैंडिडेट संजय जाटा को भरतपुर भेज दिया। अब हालत ये है कि विशेंद्र सिंह जी निकल नहीं रहे। एक मीटिंग उन्होंने की है कामा क्षेत्र में आकर के, जब भंवर जितेंद्र सिंह गए, उसके बाद से नगर क्षेत्र में आकर के निकल ही नहीं रहे। आपके पायलट केवल खाना पूर्ति करने के लिए एक मीटिंग करके चले गए। कांग्रेस ही बड़े खुश हो रहे हैं कि, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है उनकी स्थिति को देख करके। अभी मैं कल काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई, वो इस बात को खुश है, अब तो राजा भी निकल आया था और अब तो पायलट भी आ गया था, अब ना रुक रही, हमारी सीट बड़ी पक्की है। तो इस तरह की जो भावनाएं घर लेते हैं ना, ये इनके लिए घातक साबित होती है। अब बिना नेतृत्व के कैसे चुनाव लड़ेंगे? ऐसी हालत में जो अलवर की स्थिति, अपने देवेंद्र जी ने जो स्थिति बताई, वस्तु स्थिति है
देवेंद्र जी तो वहाँ के बिल्कुल एक एक इलाके के वाकिफ हैं, पूरा जानकारी रहती है, हमारे संपर्क में बहुत रहते हैं। तो उससे लगता है कि कांग्रेस इस समय नेतृत्वहीन है और इसका खामियाजा बुरी तरह से उठाना पड़ेगा। अब तक जो लोग इस तरह के मंसूबे बांध रहे हैं ना कि ये हो जाएगा और कांग्रेस इस तरह की बात कर लेगी, भाजपा के लोग इसलिए डरे हुए हैं, वसुंधरा राजे वहां फंसी हुई है, वो स्ट्रेटेजी है उनकी, वो अपनी सीट को अब मैं राजीव जी से एक बात पूछना चाहता था, भूपेंद्र यादव को अब कहाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं, या तो बहुल क्षेत्रों में, और कहाँ उनकी उपयोगिता है? उनके भाजपा के पास नेताओं की कमी नहीं है, दिक्कत में आती है जहाँ नेताओं की कमी होती है और उनको फिर इस तरह के नेताओं को इधर उधर मूवमेंट करना पड़े। उनके पास एक नहीं तो 4 आदमी तैयार है उनके पास करने के लिए। भाजपा हर क्षेत्र में अब उस नेता का इस्तेमाल करती है जहां उसकी उपयोगिता है, चाहे वो जातिगत उपयोगिता हो, चाहे उसके माहौल बनाने की उपयोगिता हो। ये जरूरी नहीं है अगर आप उधर आपके भूपेंद्र यादव तो घूमते रहे, इधर ही ढपड़ा बैठ जाए उनका, तो ये सीट उनका जीतना बहुत आवश्यक है और इस सीट का प्रभाव आगे के वर्ष पर भी पड़ेगा, भाजपा के संगठन पर भी पड़ेगा अलवर के अंदर। इस स्ट्रेटेजी के तहत कांग्रेस भाजपा सारी बात करती है। जी राजीव जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? मैं उसके बाद देवेंद्र भारद्वाज जी के पास जाऊंगी। आप बोलो जी राजीव। हाँ, मैं तो वशिष्ठ जी को यही बोल रहा हूँ कि भाई बीजेपी पूरी अपनी प्लानिंग से सारा काम करती है, लेकिन आप ये देखिए कि भूपेंद्र यादव एक जमाने में, आपको भी पता होगा, वसुंधरा जी के बड़े खास थे, ठीक है नहीं थे? अब वो वहां झालावाड़ जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं। और बीजेपी में बहुत सारे नेता हैं, इसके भी कोई नहीं। कांग्रेस में तो अब बचे ही क्या है नेता, सारे इधर उधर हो गए वो तो जो है वो भी अपने मन से काम नहीं कर पा रहे हैं। और आपको देखिए, मैं तो अभी बता रहा हूँ कि राजकुमार शर्मा जी ने अगर बीजेपी वाले पकड़ना चाहें तो एक बड़ा अच्छा मुद्दा दे दिया कि सुदामा कृष्ण को घुटने टिका देंगे। ये तो अभी आ जाएगा साहब, ये तो कृष्ण भगवान के भी पीछे पड़ गए। तो मुद्दा जो बीजेपी वाले कैच करते हैं वो कांग्रेस वाले खुद ही दे देते हैं। जी मैं राजीव जी से एक बात कहना चाह रहा था जी। भाजपा का जो संगठन है मजबूत, भाई संगठन तो मजबूत है, जो नेता है वो सत्ता के साथ रहता है। आज वसुंधरा राजे की स्थिति ऐसी नहीं है, उनको सबको पता है। हमको मैं तो आपको 2-4 दिन हमारे आमने सामने हुए, मैं कहता था इस बात को, आपको जो लग रहा है वो सब भ्रम साबित होगा। राकेश वशिष्ठ जी, क्यों खाली हम भाजपा के कार्यकर्ता की बात करें? ज्यादातर बड़ी संख्या, किसी भी पार्टी हो, किसी भी वर्ग हो, कोई भी समाज हो, कॉर्पोरेट हो, ऑफिस हो, सब सत्ता के साथ ही रहते हैं, बाकी तो किनारे हो जाते हैं। इसलिए वो कोई नई बात नहीं है। देवेंद्र भारद्वाज जी, सवाल ये है कि एक तरफ तो जो बाहरी होने का मुद्दा बताया जा रहा है भूपेंद्र यादव के लिए, वो वहां पर कितना मायने रखता है, उसको लेकर कितनी चर्चा वहां पर जनमानस में है, एक बात तो ये। और दूसरा, जो जातिगत समीकरण, पूरा वोटों का जो गणित है वहां पर, वोटों का गणित क्या भूपेंद्र यादव की चिंता बढ़ा रहा है? ऑडियो ऑन करिए देवेंद्र भारद्वाज जी, ऑडियो। हेलो, ठीक है, यहाँ पे ठीक है। हाँ, नहीं, जहाँ तक आप कह रहे हो बाहरी मुद्दा, ये बिल्कुल सही मुद्दा है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी बाहरी प्रत्याशी उतारती आई है। पहले महंत चांदनाथ को उतारा हरियाणा से लाके, दूसरी बार बालकनाथ जो अब MLA MP बनाया, ये भी हरियाणा के हैं, ओरिजिनली अजमेर में बस गए हैं ये। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी मुद्दा अगर हम जो निकाल सकते हैं, जनता को प्रभावित कर सकते हैं, यदि हमारा संगठन मजबूत हो तो। हम एक जगह जाएं, कहीं पान की दुकान पे करें, अरे तो छोड़ो, तो वो बाहरी उम्मीदवार है। अब इसका जवाब जो गांव वालों को चाहिए, कुछ भी समझे। अब आप देखिए, मैं अभी जैसे सचिन पायलट आए हैं, इसके प्रचार में किशनगढ़ आए हैं अभी 2-3 दिन पहले,
तो वहाँ हम कई जो पुराने बुजुर्ग यादवों के हैं, हम उनसे पूछ रहे थे कि मैंने कि भाई क्या होगा। उन्होंने कहा साहब एक बात तो तय है कि ललित तो एमएलए तो रहेगा, हार गया तब भी एमएलए रहेगा, तो यादव क्यों गलती करेंगे, ये छोड़े एमपी का जीता है एक, दूसरा हमारा एमपी पे भी कब्जा होगा, तीसरा ये है कि ये बड़ा नेता है, मोदी जी के नजदीक है, तो हम क्यों नहीं इसको बढ़ावा दें। ललित तो हमारा है, अभी उसको तो एमपी बड़ा सीनियर लीडर होने में 10 साल लगेंगे, तो उनके ये गांव वालों की ये सोच है। अब दोनों सीट पर हम रहेंगे। अब कास्ट इक्वेशंस की बात है, मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर कांग्रेसी लोग, जो कास्ट इक्वेशन है वो कांग्रेस के फेवर में पड़ती है हर हाल में। मैं वो एक भी वोट, 1% भी वोट कभी भी बीजेपी को नहीं देता, और वोटिंग परसेंटेज उनकी बहुत ज्यादा होती है। दूसरा, ब्राह्मणों में भी वोट कांग्रेस को आते हैं, एससी वोट पहली बार कांग्रेस की तरफ जुड़ा है। और मैंने 2-3 दिन में मैंने ये भी महसूस किया कि स्विंग धीरे धीरे कांग्रेस की तरफ हो रही है। मेरा खुद का ये निजी अनुभव है कि अब ये लोग सोचने लगे हैं कि ये जो जिस तरह से एक तरफा भाषण पार्टी का चल रहा है, उसमें कांग्रेस कम से कम ऐसा तो नहीं करती। लेकिन कांग्रेस में मैंने बताया जो वीकनेस सबसे ज्यादा है वो संगठन। बीजेपी में भी संगठन पहला जैसा नहीं रहा, ये बात सच है, लेकिन उनका एक वर्ग है जो अभी जुड़ा हुआ है, वो है छोटा व्यापारी, जैसे परचून की दुकान करने वाला है और छोटा व्यापारी है। ये चुनाव में 4-5 दिन मोहल्ले में आके काम करता है ये, और सारा खर्चा भी बेचारा उठाता है, वोटिंग से लेकर लूट सारे काम करके 4-5 दिन बाद अपनी दुकान पे चला जाता है। 5 साल वो कभी नहीं दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र भारद्वाज जी, आपकी ऑडियो में कुछ इश्यू आ रहे हैं, हम आपको कुछ नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अलवर लोकसभा क्षेत्र में जो बात निकलकर सामने आ रही है वो ये कि एक तो दिग्गज नेता है भाजपा के भूपेंद्र सिंह यादव, दूसरी बात ये है कि सत्ता में अगर यादव समाज रहता है तो जो विधायक है ललित यादव पहले से ही, तो इसलिए एक सांसद को और बनाकर सत्ता में भागीदारी, जो वहां का निर्णायक डिसाइडिंग समाज है वो अपनी भागीदारी दोनों तरफ चाहता है। तो ऐसे में काफी दिलचस्प मुकाबला है, आंकड़ों का गणित कांग्रेस के पक्ष में है, माहौल बीजेपी के पक्ष में है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर में जो वोटर है वो किसके पक्ष में जाता है और इस चुनाव की तस्वीर किस रूप में निकलकर सामने आती है। लोकसभाओं की तस्वीर हम आपको आगे दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ 24। नमस्कार।